Good morning student, welcome to physics class. This video is related to 12th English medium student. जैसा कि आपको पता है हम लोग वेव ऑप्टिक्स चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने आपको हाइगेन्स की वेव थ्योरी को समझा दिया था और हमने आपको बता दिया था कि हाइगेन्स की वेव थ्योरी में दो बातें अडॉप्ट की गई हैं। दो बातों को उसने अडॉप्ट किया हाइगेन्स ने। सबसे पहली बात तो क्या थी, वेव फ्रंट थी, और दूसरा था प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ। आज हम आगे चलते हैं, आइए। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं एक्सप्लेनेशन explanation of reflection through Huygens wave theory। मतलब बहुत सीधा सा है, हम हाइगेन्स की वेव थ्योरी को यूज करते हुए रिफ्लेक्शन का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। मतलब हम रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे हाइगेन्स की वेव थ्योरी को यूज करते हुए। और मैंने आपको बताया था, वैसे तो तीन तरह के वेव फ्रंट होते हैं। कौन कौन से बताइए? एक होता है आपका प्लेन, एक होता है स्फेरिकल और एक होता है सिलेंड्रिकल। आपको समझाया था कि स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट तो यूज ही नहीं आएंगे, तो यूज आएगा वो कौन सा आएगा? प्लेन वेव फ्रंट आएगा ना। तो आइए अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल होता है ये, तो काफी ढंग से देखिए, इसको बनाना सीखिएगा। ये आपकी एक रिफ्लेक्टेड सरफेस है, मिरर कह सकते हो आप इसे। दिस इज अ रिफ्लेक्टेड सरफेस मिरर M1 एंड M2। ये आपकी एक रिफ्लेक्टेड सरफेस है, और भी क्या है आपका एक मिरर है, प्लेन मिरर लिया बेटा हमने ना, ठीक है। और ये एक वेव फ्रंट है AB, जो कैसा है? प्लेन वेव फ्रंट। ए भी एक प्लेन वेव फ्रंट है जिस पर ये वेव है। ये 1 नंबर की वेव है और ये 2 नंबर की। और ये तुम्हारा क्या है? इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। बहुत आराम से, तल्लीनता से इसको देखिएगा, अच्छा टॉपिक है ये और आता भी है पेपर। ये आपका एंगल बना रहा है आई। कितना एंगल बना रहा है ये? आई। यहां से आप एक नॉर्मल बना लीजिए, ये नॉर्मल है N1, और ये से कितना एंगल बना रहा है? आई। ये 1 और 2 आपकी जो है वो इंसिडेंट रे है, और ए भी आपका एक प्लेन वेव फ्रंट है जो इंसिडेंट है विद एन एंगल ऑफ किस पर? आई से। किस पर इंसिडेंट है? M1 M2 मिरर पर इंसिडेंट है। अब आपने पढ़ा था कि हाइगेन्स का जो वेवलेट प्रिंसिपल है, सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल, वो ये कहता है ऑल द पार्टिकल प्रेजेंट ऑन वेव फ्रंट AB। हाइगेन्स का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जितने भी पार्टिकल वेव फ्रंट AB में प्रेजेंट हैं, बिहेव लाइक अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट। ऑल द पार्टिकल प्रेजेंट ऑन वेव फ्रंट AB बिहेव लाइक अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट। तो ये एक नए सोर्स की तरह क्या करते हैं? बिहेव करते हैं, और इनसे भी वेव निकलती है, ठीक है। तो AB पर प्रेजेंट हर एक पार्टिकल मीडियम का एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और इससे वेव एमिट होगी। मान लीजिए B से वेव निकलती है, इससे वेव निकलती है B से, ठीक है। ये secondary wavelet emit from point B after time t reach at point
ए डैश ऑन अ प्लेन मिरर, बी से एमिट होने वाली सेकेंडरी वेवलेट टी टाइम में मिरर पर ए डैश पॉइंट पर पहुंचती है, तो बी ए डैश बराबर कितना होगा? बी ए डैश बराबर होगा सी टी। लाइट की स्पीड कितनी मानते हैं हम लोग? सी, और टी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो कितनी हो जाएगी? सी टी। तो बी से जो वेव एमिट हुई है आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद वो किस पर आकर मिलेगी? ए डैश पर आकर मिलेगी। तो ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, ये कितनी होगी बताइए? आपकी सी टी होगी। ठीक है, इसी तरीके से ये फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। ये आपका एक और नॉर्मल आप बनाना चाहें, इसी तरीके से यहां से भी वेव जो है आपकी वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ये वेव भी रिफ्लेक्ट होके जाएगी यहां से। तो आपको क्या करना है? टेक ए एज अ सेंटर, ए को सेंटर लेना है एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस सी टी। ए को सेंटर लेते हुए सी टी रेडियस का आर्क लगा देना है, जो किस पर आकर मिलेगा? बी डैश पर। ठीक है, और आपको फिर ए डैश को बी डैश से ज्वाइन कर देना है। ये आर्क है आपका बी डैश, और फिर आपको ए डैश से बी डैश से ज्वाइन कर देना है। ये डिस्टेंस भी आपकी कितनी होगी? सी टी। इस तरह से आपको प्लेन वेवफ्रंट ए बी का रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। ये आपकी एक रे है तो ये 1 डैश हो गया, ये आपकी दूसरी रे है तो ये 2 डैश हो गया, ये नॉर्मल हुआ n2। रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी वो होगा r। ठीक है, ये है सिस्टम। ठीक है, ये जिस तरह से मैंने बनाया है बिल्कुल डिटो एज इट इज आपको थ्योरी में लिखना होगा। और ये भी डैश जो आपका आया है ए बी डैश, वो भी आपका कितना होगा? सी टी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आया है, और एक बार आप इस डायग्राम को देखो, फिर मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। चलिए देखिए, M1 M2 इज अ मिरर, M1 M2 इज अ मिरर, प्लेन मिरर। M1 M2 आपका एक प्लेन मिरर है, और AB इज अ प्लेन वेवफ्रंट। AB आपका एक प्लेन वेवफ्रंट है, इंसिडेंट ऑन मिरर विद एन एंगल ऑफ I। AB आपका एक प्लेन मिरर है जो I से इंसिडेंट हो रहा है प्लेन मिरर पर। 1 and 2 आर इंसिडेंट रे, 1 और 2 आपकी क्या है? इंसिडेंट रे। और ये आई एंगल है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से भी इसमें आई एंगल बनता है। अकॉर्डिंग टू हाइगेन सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल, ऑल द पार्टिकल प्रेजेंट ऑन वेवफ्रंट AB behave like a new source of light. So secondary wavelet emit from point B after time t reach at point A dash. Secondary wavelet emit from point B after time t reach at point A dash. So the distance traveled by them is BA dash equals to CD. So the distance traveled by them is equal to BA dash equals to कितना हो जाएगा आपका? CD. जो वेव B से जो वेव एमिट होंगी सेकेंडरी वेवलेट T टाइम के बाद वो किस पर आकर मिलेंगी? A डैश पर, और वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी? CD, और ये फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से A से भी रिफ्लेक्टेड वेव जाएगी। तो आपको क्या करना है? टेक A एज अ सेंटर, A को सेंटर लेना है एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस CT। तो CT रेडियस का आर्क लगाना है, thus you get B dash। इस तरह से आपको मिलेगा B dash। Join the point A dash and B dash and you receive reflected wave front, और आपको मिलेगा एक reflected wave front। ठीक है, और 1 dash और 2 dash आपकी क्या होंगी? reflected wave होगी। अब हमें ये प्रूव करना है
कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। जब कभी भी हम ये बात प्रूव करते हैं कि रिफ्लेक्शन होना है तो देखिए हम क्या चीज प्रूव करते हैं, हम ये प्रूव करते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो दो ट्रायंगल लीजिए आप, एक तो बी ए डैश, इन ट्रायंगल बी ए डैश एंड ट्रायंगल बी डैश ए, ठीक है, जिस पर एंगल बनता है उसे बीच में लेते हैं, जैसे बी ए डैश और बी डैश ए। अब आप देखिए दोनों में ही बेस ए डैश है, तो ए डैश इसका बराबर होगा किसके, ए डैश के, बिकॉज ये आपका कॉमन है, ठीक है। और ये आपने देख ही लिया बी ए डैश सी डी के बराबर है और ए बी डैश भी आपका किसके बराबर है, सी डी के बराबर। बी ए डैश बराबर ए बी डैश और ये किसके बराबर है, सी डी के बराबर है ना, ये आपने देख ही लिया। बी ए डैश बराबर ए बी डैश बराबर कितना है, सी डी। ये ज्योमेट्री से आया है, किससे आई, ये ज्योमेट्री से आया है, ये सब कुछ ये आपने ज्योमेट्री लगाई है इसमें। फिर आप देखेंगे कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, दोनों एंगल आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि वेव फ्रंट जो होता है वो इमेजिनरी सरफेस होता है और ये ऐसी सरफेस होती है जिस पर वेव हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो आप कह सकते हो एंगल ए बी ए डैश इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश ए। ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री, बता दो आप मुझे। सीधी सी बात है, जो भी वेव फ्रंट से होकर जाएगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल। अब आप देखेंगे तो साइड एंगल साइड एसएस का रूल लगेगा और अकॉर्डिंग टू एसएस रूल ये हो जाएगा कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं आपके कौन कौन से, बी ए डैश कॉन्ग्रुएंट हो गए किसके, ट्रायंगल बी डैश ए। अगर आप ऐसा कभी प्रूफ कर पाते हैं कि साइड एंगल साइड, यानी कि साइड एंगल साइड, इसके हिसाब साइड एंगल साइड के हिसाब से ये क्लियर हो गया कि बी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, बी डैश ए, यानी दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हैं। और अगर दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स होंगे तो आप कह सकते हो कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, यानी इंसिडेंट एंगल किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन का हमने आपको सेकंड लॉ बताया था। और फर्स्ट लॉ तो बहुत आसान है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट and normal, all are lie in same plane. This is the first law of reflection. तो दोनों रूल रिफ्लेक्शन के फॉलो हो गए। तो इस तरह से हमने हाइगेंस की वेव थ्योरी यूज करते हुए, यानी वेव फ्रंट का सेगमेंट लगाते हुए हमने रिफ्लेक्शन को समझा दिया। मैंने आपसे कल खूब कहा था डिटेल में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, 5 चीजों को समझाना है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, जिसमें हमने आपको रिफ्लेक्शन समझाया हाइगेंस की वेव थ्योरी को यूज करते हुए, ठीक है। चलिए फिर अब इसको एक बार देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं और हम अब एक्सप्लेन करेंगे रिफ्रैक्शन को, ठीक है। ये दूसरा होगा, है ना। तो अब हम आपके लिए कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ refraction through
थ्रू हाइगेन्स वेव थ्योरी। हमको यहां पर हाइगेन्स की वेव थ्योरी यूज करते हुए रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना है। रिफ्रैक्शन दो तरह से हो सकता है कि लाइट रे रेयरर से डेंसर में आए या उल्टा डेंसर से रेयर में जाए। तो देखिए पहले हम जो बता रहे हैं वो रेयर टू डेंसर बता रहे हैं। जैसे ये आपकी रिफ्रैक्टेड सरफेस है एक्स वाई, ये रेयर है और ये डेंसर है। यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और स्पीड कितनी है v1। यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 और स्पीड कितनी है v2। ठीक है, तो देखिए आपने पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन रेयरर मीडियम क्या होगा बताओ। n बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। n1 बराबर c अपॉन v1। दिस इंप्लाई v1 बराबर क्या आएगा c अपॉन n1। ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ refractive index, similarly refractive index in denser medium। तो denser medium में refractive index आपका कितना है n2 और n2 बराबर क्या आएगा c upon v2। this imply v2 equals to c upon n2, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। वही पहले की तरह ये आपका ए बी आपका एक प्लेन वेव फ्रंट है। कौन सा वाला है ये आपका इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है। ठीक है, और ये आपकी 1 और ये 2 आपकी इंसिडेंट रे है। ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल बना रही है आई और ये वेव फ्रंट भी कितना एंगल बनाएगा आई। अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल, हाइगेन्स के सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल से all the particle present on wavefront AB behave like a new source of light। ये एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेंगी। तो B से वेव एमिट होंगी जो t टाइम के बाद कहां पर आकर मिलेंगी A डैश पर। B से जो वेव चली हैं वो t टाइम बाद आपको कहां पर मिलेंगी A डैश पर। तो B A डैश बराबर क्या होगा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएंगी। यहां लाइट की स्पीड कितनी है v1, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे स्पीड इनटू टाइम v1t, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये v1t हो जाएगा। ठीक है, अब जाना तो इस रे को इस तरह से चाहिए, पर आप जानते हैं कि अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाए तो थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे इसको भी ऐसे ही जाना चाहिए था, लेकिन ये सब शिफ्ट ऐसे हो गई। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि डेंसर मीडियम में लाइट टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन डेंसर मीडियम इन टी टाइम। टी टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी v2t। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी v2t। तो आपको क्या करना है, a को सेंटर मानना है। Take A as a center and draw an arc of radius v2t, thus you receive the point b dash and join the point a dash and b dash and you receive refracted wave front। ठीक है,
और ये ए बी डैश आपका कितना होगा, V2T होगा। ठीक है, तो ए बी डैश बराबर आपका आया इक्वेशन नंबर 4। आई थिंक आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा कि ए बी एक प्लेन वेव फ्रंट था जो एक्स वाई सरफेस पर रेयर मीडियम पर इंसिडेंट एंगल आई से इंसिडेंट हो रहा था। अब इस पर प्रेजेंट मीडियम का हर एक पार्टिकल एक नए सोर्स की तरह बिहेव करता है, तो बी से जो सेकेंडरी वेवलेट निकलेंगी वो टी टाइम बाद ए डैश पर आकर मिल जाएंगी। तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी कितनी होगी v1 और टाइम कितना लगेगा t, तो ये आ जाएगा v1t। सिमिलरली a से भी वेव निकलेंगी और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी t टाइम में, v2t। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, v2t। तो आपको क्या करना होगा, a को सेंटर लेना होगा एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस v2t। a को सेंटर लेते हुए v2t रेडियस का एक आर्क लगाना होगा और इस तरह से आपको पॉइंट मिलेगा b डैश। जॉइन द पॉइंट b डैश एंड a डैश। b डैश और a डैश को आप जॉइन कर देंगे एंड thus you receive refracted wave front। और ये सिंपल फिनोमेना जो मैंने बताया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। n इक्वल्स टू c अपॉन v, n1 इक्वल्स टू c अपॉन v1। इसी तरीके से यहां निकाला n2 इक्वल्स टू c अपॉन v2। v1 और v2 की वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट कर ली। ओके, तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। पहले इसको एक बार आप सब देख लीजिए। चलिए, अब देखिए, आप सब जानते हैं कि अगर आपको ये प्रूफ करना है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो आपको स्नेल्स लॉ प्रूफ करना होगा, है ना। तो आइए स्नेल्स लॉ देखते हैं। सबसे पहला ट्रायंगल बी ए डैश, ट्रायंगल बी ए डैश, हमने एक ट्रायंगल लिया है बी ए डैश और इसमें निकाला हमने साइन आई। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना होगा, बी ए डैश, और बेस कितना होगा, ए डैश। तो बी ए डैश अपॉन ए डैश साइन आई। इसी तरीके से आप दूसरा ट्रायंगल लेंगे बी डैश ए डैश ए, ये एंगल आर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो बी डैश ए और यहां निकालेंगे आप साइन आर। साइन थीटा इक्वल्स टू वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हुआ ए बी डैश और हाइपोटेनस हुआ ए डैश। तो ए बी डैश अपॉन ए डैश, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 तक हो गया था, ये 5 और ये 6। स्नेल्स जो रूल होता है वो होता है साइन आई अपॉन साइन आर। तो फिर डिवाइड कर दो, इक्वेशन 5 बाई 6, साइन आई अपॉन साइन आर, बी ए डैश अपॉन ए डैश इंटू ए डैश अपॉन ए बी डैश, और ये कैंसिल हो गया। बी ए डैश और ए बी डैश की वैल्यू लिख दीजिए। बी ए डैश यहां दिख रहा है आपको, बी ए डैश v1t है और ए बी डैश आपका v2t है। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर ये हो जाएगा आपका v1t अपॉन v2t, t से t कैंसिल, और ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर हो गई 7। और आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 में v1 और v2 की वैल्यू निकाली थी, और जो आपने v1 और v2 की वैल्यू निकाली थी वो यूज कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 7 में, है ना। तो देखिए, इसको अब हम हटा सकते हैं ऊपर से, है ना। देखिए, एक तो बोर्ड थोड़ा सा ये छोटा है, ऊपर से डेरिवेशन बड़ा है, और डायग्राम मैं साफ नहीं कर सकता हूं क्योंकि इसकी बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं।
इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं। तो कर देते हैं यूजिंग इक्वेशन कौन सी 1 एंड 2 इन इक्वेशन 7। तो क्या आया साइन आई अपॉन साइन आर। v1 बराबर क्या था n1 बराबर था c अपॉन v1, तो v1 बराबर आएगा c अपॉन n1 और v2 बराबर क्या आएगा c अपॉन n2 और ये कैंसिल। तो साइन i अपॉन साइन r बराबर हो गया n2 यही तो है स्नेल्स लॉ n2 अपॉन n1। और लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही थी, जिसमें जाती है वो ऊपर और जो रीजन होता है वो बाद में। तो क्लियर है, ये स्नेल्स रूल प्रूफ हो गया। तो कह सकते हो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये स्नेल्स लॉ है ये भी। और इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपको दिख रहा है पूरी तरीके से, एक बार आप इसे देखिए फिर आगे बात करें। चलिए देखिए, आपने जो आज ये दोनों डेरिवेशन पढ़े, इन दोनों डेरिवेशन में आपने एक बात ऑब्जर्व की, इनमें थ्योरी बहुत है। ऑब्वियस है, इसमें डेरिवेटिव पार्ट बहुत कम है और डेरिवेटिव पार्ट जो भी है वो थ्योरी बेस्ड है। और मोस्टली अगर आप देख रहे हैं तो पहले में भी मैंने ज्योमेट्री लगाई, अब भी ज्योमेट्री लगाई, ए को सेंटर मानते हुए बी डैश एक आर्क बनाया, तो ज्योमेट्री का भी यूज इसमें हुआ है। समझ रहे हैं, मतलब यहां पर हम लोगों ने ज्योमेट्री का भी यूज किया है ना, और वहां भी यूज किया है ज्योमेट्री का। और इसमें अपन ने क्या किया है, ज्योमेट्री का यूज करते हुए इसे सॉल्व किया है। ठीक है, ज्योमेट्री का यूज करते हुए हमने सॉल्व किया है। और यहाँ ये v1t ये v2t आया है, ये सब सॉल्व करने पर आया है। तो आपको एक बात बता दूं, जैसे आपको डेरिवेशन करते हैं, कोई भी डेरिवेशन आप जैसे करते हैं, तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखा कि इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये जो डेरिवेशन है वो थ्योरेटिकल डेरिवेशन है, लैंग्वेज बेस्ड डेरिवेशन है। और लैंग्वेज बेस्ड डेरिवेशन में जब तक इसकी लैंग्वेज में दम नहीं होगी, आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे। और ये एक बार करने पर तो हो जाए आपसे, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसको कम से कम 2 या 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आपसे ये होगा मेरे हिसाब से। और ये चैप्टर मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था, बहुत लेंथी चैप्टरों में इसकी गिनती है। और वीडियो लेक्चर में जितनी अच्छी तरीके से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं उतना हम कोशिश करते हैं और हर चीज को बताते हैं। ये जो आज आपने पढ़ा है, ये आपने ऐसा रिफ्रैक्शन पढ़ा है जिसमें लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है। अभी एक ऐसा रिफ्रैक्शन और होगा जिसमें लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, वो भी बताएंगे आपको। पर आज के लिए ये 2 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हुए और थोड़ा मुझे लग रहा है कि आई थिंक एक्सेस में हो गया है शायद, है ना। हैवी डेरिवेशन है और आपको बिना 2-3 बार प्रैक्टिस किए बिना आपको ये याद भी नहीं होने वाले। तो आज हम सोचते हैं कि अपने लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।